जी नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पांचाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम सीखेंगे लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, लेविन्स फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और काफी बच्चों की डिमांड भी रहती है कि सर लेविन की थ्योरी करवाओ। तो आज पूरे डिटेल में इस थ्योरी को हम सीखेंगे। इसे हम जीवन दायरा भी कहते हैं बच्चों। जीवन दायरा, क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा, जिसे हम लाइफ स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए इस थ्योरी को समझते हैं, क्या कहती है, क्या क्या इसमें बातें बताई गई हैं कर्ट लेविन के द्वारा। तो उन सभी चीजों को आज हम समझेंगे। इसका प्रतिपादन जो किया है वो कर्ट लेविन ने किया है, जो कि जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। और लेविन क्या कहते हैं? लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्यतः यह कहता है कि मानव व्यवहार, जो ह्यूमन बिहेवियर है, व्यक्ति और उसके वातावरण दोनों का प्रतिफल है। हर एक बात को ध्यान से समझना भाई। लेविन ये कहते हैं कि मानव व्यवहार जो है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो पर्सन और उसके एनवायरनमेंट दोनों का ही रिजल्ट होता है, दोनों का ही इंटरेक्शन होता है, दोनों का ही फंक्शन होता है, जिसे इन्होंने एक सांकेतिक भाषा के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। क्या लिखा है यहाँ पर? B इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में P और E। इसका मतलब क्या है? देखो, हर एक बात का मैं आपको यहाँ पे जो है इनको जो डिनोट किया गया है। B का मतलब है बच्चों बिहेवियर, मतलब व्यवहार। F का मतलब है फंक्शन। P का मतलब है पर्सन, व्यक्ति। और E का मतलब है उस व्यक्ति का एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चार बातें यहां पर लिखी है, जो कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी हुई है। B इज इक्वल टू बिहेवियर, F इज इक्वल टू फंक्शन, P से पर्सन और E से एनवायरनमेंट। अब आप और समझ पाएंगे। क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये पर्सन और उसके एनवायरनमेंट का ही फंक्शन है। इन दोनों का ही एक प्रतिफल है, इन दोनों का ही एक फंक्शन है, इन दोनों का ही एक इंटरेक्शन या प्रोडक्ट के नाम से भी हम कह सकते हैं। आइए कुछ और जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करते हैं। बाद में लेविन ने इन शब्दावली की और स्पष्ट किया। लेटर लेविन मोर क्लैरिफाइड दीज वोकैबुलरीज। बाद में लेविन ने क्या किया? इन वोकैबुलरीज को, इन टर्म्स को कुछ और नाम से शो किया यहाँ पर। जैसे पी से क्या बनाया? साइकोलॉजिकल पर्सन, जो कि पहले सिर्फ पर्सन था, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति यहाँ पर कहा जाने लगा इसको। ई से क्या डिनोट किया इन्होंने? साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। और एफ से, जो कि पहले फंक्शन था, अब क्या है? फील्ड या लाइफ स्पेस। तो टर्म्स को चेंज किया, उनके शब्दों को बदल दिया गया। पी से साइकोलॉजिकल पर्सन, ई से साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और एफ से फील्ड या लाइफ स्पेस। ठीक है, आइए, किसी एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति व्यवहार करने के लिए अपने जीवन दायरे या क्षेत्र का किस प्रकार संगठन करता है, इस बात को समझने के लिए लेविन ने भौतिक शास्त्र और मैकेनिक्स से संबंधित कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग किया है, जैसे सदिश, वेक्टर, तलरूप, टोपोलॉजी इत्यादि। क्या कह रहे हैं लेविन? कि कोई भी विशेष परिस्थिति है, उसमें जब व्यक्ति व्यवहार करता है और व्यवहार करते समय अपने जीवन दायरे, अपने लाइफ स्पेस, अपने क्षेत्र का जो वो संगठन करता है, वो किस प्रकार करता है, और उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए लेविन ने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया है, जो कि फिजिक्स से ली है और मैकेनिक्स से ली है। ये सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है। यहाँ से कुछ टर्म्स को लिया गया है, जैसे वेक्टर हुआ, टोपोलॉजी हुआ, वैलेंस हुआ। इन शब्दों को यहाँ पर लिया है। इन शब्दों को भी अभी हम डिटेल में समझेंगे कि क्या ये शब्द कह रहे हैं। आइए, लेविन द्वारा प्रयोग किए गए तीन महत्वपूर्ण संप्रत्यय, तीन संप्रत्यय हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जीवन दायरा, लाइफ स्पेस क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन दायरे के को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी कहा जाता है।
लाइफ स्पेस ऑफ एनी पर्सन इज ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल फील्ड, यानी कि फील्ड भी कह सकते हैं हम उसको, और जीवन दायरा एक लाइफ स्पेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है B इज इक्वल टू एफ पी ई, तो यहाँ पर F जो है वो डिनोट करता है लाइफ स्पेस या फील्ड को, हम पहले ही समझ चुके हैं। शुरू में F को फंक्शन कहा, बाद में F को फील्ड या लाइफ स्पेस का नाम दिया। इस F का अर्थ यह है कि जीवन दायरा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ पर F क्या कहता है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति यानी कि P और उसका जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसके अंतःक्रिया का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का मतलब बच्चों क्या है, साइकोलॉजिकल पर्सन क्या होता है, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। लेविन के अनुसार व्यवहार करते समय या सीखते समय व्यक्ति जैविक प्राणी की तरह नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। लेविन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ सीख रहा होता है, कुछ व्यवहार कर रहा होता है, तो वो जैविक प्राणी नहीं, जैविक मतलब लड़का है लड़की है इसका कोई मतलब नहीं होता वहां पर, क्योंकि एक वो व्यक्ति जो होता है वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति उस समय हो रहा होता है, ना कि जैविक प्राणी। सीखते समय लड़का लड़की इसका कोई संबंध नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता, व्यवहार करते समय नहीं होता है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की तरह व्यक्ति व्यवहार करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को जीवन दायरे में बिंदु P से प्रदर्शित करते हैं जो विभिन्न बाधाओं को पार करके लक्ष्य प्राप्ति करता है। और आपको पता है जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं B इज इक्वल टू एफ पी और E, और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है, P से डिनोट किया गया है। बाकी साइकोलॉजिकल पर्सन क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ सीख रहा होता है, कुछ व्यवहार कर रहा होता है और अपने जीवन दायरे में रहते हुए कर रहा है। अभी मैं इसको और उदाहरण से आपको और स्पष्ट करूंगा, आपको सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी हम साइकोलॉजिकल पर्सन को समझ रहे हैं कि वो जैविक प्राणी के रूप में नहीं समझता, वो एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के रूप में यहाँ पर व्यवहार कर रहा होता है जब व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या होता है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से व्यवहार करते समय या सीखते समय वह सामाजिक या भौतिक वातावरण से संचालित या प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस वातावरण से होता है जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से वह उस समय विचार कर रहा होता है, उसे ही मनोवैज्ञानिक वातावरण कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से सारी बातों को समझाऊंगा। मान लो आप एक टीचर हैं, आपके सामने 30 बच्चे बैठे हैं, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो उस समय जो आपका एनवायरनमेंट है वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो एक सोशल एनवायरनमेंट है, और उस समय आपको हम एक पर्सन कहेंगे, साइकोलॉजिकल पर्सन या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वहां पर हम टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपकी एक फील्ड है। मान लो कि कमरा है, एक रूम में आप पढ़ा रहे हैं और वहां पर एक आपका दायरा बना हुआ है। दायरा क्या है कि आप टीचर हैं, सामने 30 बच्चे बैठे हुए हैं, आप बच्चों को कुछ ना कुछ विषय वस्तु सिखा रहे हैं, तो वो एक जीवन दायरा है। हो सकता है आप बोर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चे और आपके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, पढ़ाते पढ़ाते आप बोर्ड पर लिख रहे थे तो आपका ध्यान गया कि बोर्ड के किनारे पर एक छिपकली बैठी हुई है, जबकि आपने जब तक उसको नहीं देखा था तब तक आप बहुत फ्लुएंटली चीजों को सिखा रहे थे, आपके दिमाग में कोई और बात नहीं थी, बस हाँ पढ़ाना है, सिखाना है बच्चों को, अपना कंटेंट डिलीवर करना है। लेकिन जैसे ही आपकी नजर उस छिपकली पर पड़ी, आप तुरंत पीछे हट जाते हैं। तुरंत पीछे हट जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो छिपकली आपके जीवन दायरे में एंटर हो चुकी है। अब एंटर हो गई, इसका मतलब आपके दिमाग में वो अब चीज आ चुकी है, और आपकी जो लर्निंग और टीचिंग का जो एक प्रोसेस चल रहा था वो अफेक्ट होना शुरू हो गया है। तो इस समय जब आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं उसे हम मनोवैज्ञानिक वातावरण कहेंगे, यानी कि जो एनवायरनमेंट बन चुका है आपकी क्लास का, अफेक्ट हुआ है उस चीज के आने से आपके जीवन दायरे में, आपके क्षेत्र में। जैसे ही उसने एंटर किया तो आपका एनवायरनमेंट न रहकर वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बन गया, मनोवैज्ञानिक वातावरण बन गया, और आपको हम मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहेंगे क्योंकि आप उस चीज के बारे में अब सोच रहे हैं, आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो अब अफेक्ट हो गया है। तो इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल पर्सन और फील्ड
फील्ड मतलब आपके जीवन दायरे में कोई बाहर से कोई चीज आई जिसने आपके उस काम को, उस व्यवहार को अफेक्ट किया, जिसकी वजह से आप पहले जैसे ना रहकर अब आप थोड़ा सा परिवर्तन आपके अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये बात है। फॉरेन हल क्या होता है बच्चों? बाह्य फ्रेम या बाह्य घेरा भी इसको बोलते हैं, फॉरेन हल बोलते हैं। व्यक्ति के जीवन दायरे के बाहरी वातावरण को फॉरेन हल कहा जाता है। व्यक्ति का जीवन दायरा है, उसके जो बाहर का वातावरण होता है उसे हम फॉरेन हल बोलते हैं, बस इतनी बात समझना है। अब यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे अब आपको और चीजें क्लियर होंगी। ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है बच्चों, इसको यहां पर नाम दिया है जीवन दायरे की सीमा। एक जीवन दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है, और जीवन दायरे के बाहर का जो वातावरण है फॉरेन हल, यहां पर ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि जीवन दायरा, ये जो जीवन दायरा है इसके बाहर का जो वातावरण है, ये सारा जो वातावरण है बच्चों, ये फॉरेन हल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस जीवन दायरे में ये एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ योग्यताएं हैं, कुछ क्षमताएं हैं। व्यक्ति की कुछ ना कुछ हदें भी होती हैं, अपनी कुछ बाउंड्रीज भी होती है। तो यहां पर जो एक सर्कल बनाया हुआ है कि बाउंड्री है व्यक्ति की, यहां से जो एक फोर्स लग रही है इसको हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर की दो तरह की शक्तियां होती है, एक प्रेरक शक्ति होती है, एक बाधक शक्ति होती है। प्रेरक शक्ति उसे अपने लक्ष्य की ओर धकेलती है, और जो वेक्टर बाधक शक्ति होती है वो लक्ष्य से उसको रोकती है। यहां पर एक लक्ष्य, एक गोल बनाया हुआ है, और बीच में एक बैरियर का काम कौन कर रहा है? वेक्टर बाधक शक्ति, जो उस व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति में एक बाधा काम करती है, जबकि वेक्टर प्रेरक शक्ति जो होती है वो उस व्यक्ति को धकेलती है लक्ष्य की ओर। तो इस डायग्राम में आप सारी बात समझ जाएंगे। और ये क्या है? व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक वातावरण है, ये जो अंदर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जीवन दायरा यानी कि क्षेत्र के अंदर अब जैसे ही कोई एंटर हुआ हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एक इस जीवन दायरे में, तो वो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बन जाता है। उस व्यक्ति को हम मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का नाम देते हैं, उस एनवायरनमेंट को साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं, और उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट हुआ उसको हम फॉरेन हल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आती है वेक्टर्स एवं कर्षण शक्तियां, वेक्टर्स एंड वैलेंस। वेक्टर्स तथा कर्षण शक्ति शब्द और उनकी अवधारणा भौतिक शास्त्र एवं मैकेनिक्स से लिया गया है। जो वेक्टर वैलेंस है ये फिजिक्स और मैकेनिक्स के टर्म्स हैं, यहां से हमने ली है। वेक्टर्स ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। वेक्टर्स मैंने अभी आपको बताया, एक तो होती है प्रेरक शक्ति जो उसे लक्ष्य की ओर लेकर जाती है, और एक होती है बच्चों बाधक शक्ति जो उसे लक्ष्य प्राप्ति में एक बाधा, एक हर्डल, एक रुकावट का काम करती है, एक बैरियर का काम करती है। इसी प्रकार से बच्चों वैलेंस भी होता है, वैलेंसिस भी इसी प्रकार से ही होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जो उसको गोल के नजदीक लेकर जाएगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द गोल, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जो रिपल्सिव होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगाता है, गोल से दूर करता है, लक्ष्य से दूर की ओर लेके जाता है, उसको हम वैलेंसिस बोलते हैं। वैलेंसिस में मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। दो तरह के एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जो गोल के पास लेकर जाएगा, नेगेटिव जो गोल से दूर लेकर जाएगा। ठीक, तीसरा कंसेप्ट आता है यहाँ पर बच्चों टोपोलॉजी का। यह अवधारणा गणित से ग्रहण की गई है। कहां से ग्रहण की है? गणित से, जो कि ज्यामितीय आकृतियों संबंधित है, जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड है। टोपोलॉजी को व्यक्त करने के लिए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन के बजाय अंदर बाहर, सीमा रेखा आदि शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। समझना भाई ध्यान से, टोपोलॉजी जो टर्म हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजी के अंदर लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, इनका कोई रोल नहीं है। बल्कि इसमें क्या देखते हैं? अंदर क्या है, बाहर क्या है, सीमा रेखा, बाउंड्रीज, मतलब इन चीजों को देखा जाता है, बजाय लंबाई, चौड़ाई, इनकी आपस में तुलना नहीं की जाती है। टोपोलॉजी की भाषा में वृत्त, अंडाकार आकृति और अनियमित बहुभुज को समान माना जाता है। देखो भाई समझ लो अब इस बात को। जैसे ये वृत्त है,
ये अंडाकार हो गया, और अनियमित बहुभुज। चलो मैं इसको दिखाता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब ये 3 डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिए, 3 फिगर आपके सामने बना दिए। ये वृत्त हो गया, सर्कल हो गया ये वाला, ये हो गया आपका ओवल, और ये हो गया आपका पॉलीगन। अब इसमें मैंने क्या बताया था अभी आपको कि इसमें वॉल्यूम हुआ, एरिया हुआ, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इसका कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर इन तीनों चीजों को एक समान क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे कारण है। ये क्या कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति का जीवन धारा अलग अलग तरह का होता है, लेकिन उसका मूल रूप समान रहता है। देखो भाई, मान लो मैंने एक थ्रेड लिया, क्या लिया, एक थ्रेड लिया, एक धागा लिया। उस धागे से मैंने इस सर्कल को बनाया, उस धागे से मैंने इस ओवल को बनाया, उस धागे से मैंने इस पॉलीगन को बनाया, ठीक है। धागा एक ही है, फिगर मैंने 3 बना दी। इसीलिए टोपोलॉजी की भाषा में इन तीनों को सेम मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका मूल रूप है ना, जो इसका एक रूट है, वो सेम है। रूट क्या है बच्चों इसका? थ्रेड। थ्रेड तो एक है, चाहे थ्रेड से हमने 50 फिगर बना दी हो, लेकिन उनमें एक समानता है, उनमें जो उनका मूल रूप है जिससे वो चीज बनी है वो एक है। अगर हम इसके एरिया को देखें, इसके हम वॉल्यूम को देखें तो वो अलग अलग होगा, लेकिन टोपोलॉजी में कभी भी हम एरिया वॉल्यूम को नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? अंदर बाहर का कंसेप्ट देखते हैं, बाउंड्रीज का कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो मैं ये पूछ सकता हूं बच्चों से कि बताओ बच्चों, सर्कल के बाहर कितनी कितनी वस्तु है और सर्कल के अंदर कितनी वस्तु है? तो सर्कल के अंदर 2 वस्तुएं हैं, सर्कल के बाहर 1 वस्तु है। मतलब हम ये कंसेप्ट यहां पर हम सीख सकते हैं, ठीक है। बजाय यहां पर हम बच्चों को एरिया या वॉल्यूम है, लेंथ है, ब्रेथ है, इनका हम कोई कंसेप्ट नहीं बताते। और तीनों ही चीजें क्या है? समान है, क्योंकि उनका जो मूल रूप है वो सेम है। क्षेत्र सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ फील्ड थ्योरी। प्रत्येक बालक का जीवन दायरा भिन्न होता है, हर एक बालक का जीवन दायरा भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि किसी के जीवन दायरे में क्या चीज अफेक्ट कर रही है, किसी के जीवन दायरे में क्या चीज आ रही है। अध्यापक को उनकी आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप शिक्षण करना चाहिए, और अध्यापक को हर बच्चे की आवश्यकता देखनी चाहिए, क्षमता देखनी चाहिए कि क्या बच्चे की आवश्यकता है, क्या क्षमता है, और उसके अनुरूप ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। लेविन के अनुसार सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। लेविन कहते हैं जो सीखना होता है ना, वो एक उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पसिव होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य होता है, और उसमें कुछ हमारा लक्ष्य भी होता है, लक्ष्योन्मुख होता है, गोल ओरिएंटेड होता है जो हमारा सीखना होता है कि हमें क्या सीखना है। बालकों को रटने और अभ्यास के बजाय सूझबूझ या अंतर्दृष्टि को विकसित कर अधिगम के मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों को रटने पर बल नहीं देना है, अभ्यास पर बल देने के लिए मना करते हैं, जबकि सूझबूझ या अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देते हैं लेविन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेविन एक गेस्टाल्टवादी है। लेविन हुए, और आपके वर्दाइमर है, कॉलर है, कॉफका है, ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं, और ये सूझबूझ की बात करते हैं, अंतर्दृष्टि की बात करते हैं। रटाने, अभ्यास पर ये इतना फोकस नहीं करते हैं। तो ये आज की हमारी थ्योरी थी, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति का जीवन दायरा अलग अलग होता है, तो उस जीवन दायरे के हिसाब से हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग हो सकती है, योग्यता अलग हो सकती है। तो उनकी योग्यता, आवश्यकता, क्षमता के अनुरूप ही शिक्षण कार्य अध्यापक को करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक लेविन की जो थ्योरी थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्वेश्चंस आप करना, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आने वाली क्लासेस में लाइव क्लासेस लेकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं आपको। कुछ थ्योरी हम कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, और कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और अगली क्लास में एक नई थ्योरी आपके बीच में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।